नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे सिडनी ऑस्ट्रेलिया से और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं माई लाइफ शब्दों में भाग 15। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया मित्रों कि किस प्रकार से लगभग 7 घंटे तक मैराथन मीटिंग चली और उसके बाद में अधिकारीगण एक निर्णय तक पहुंचे। इससे पहले क्या हुआ था, एक शाम पहले जिस दिन झगड़ा हुआ था उसी शाम मुझे वहां पर एक काफी बुजुर्ग अध्यापक और बहुत ही विद्वान अध्यापक थे, उनका नाम ही था वेदाचार्य जी। तो वेदाचार्य जी ने मुझे अपने घर पर शाम को आदेशपाल से बुलवाया और मुझे उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि इस झगड़े में, क्योंकि अभी तक तुम्हारा किसी ने नाम नहीं लिया है, तो अपने आप को दूर रखो और एक एप्लीकेशन लिख करके दे दो कि तुम्हारा इस झगड़े से कोई लेना देना नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं इस एप्लीकेशन को आगे बढ़ा दूंगा और तुम इस दंड से बच जाओगे जो भी आगे निर्णय होने वाला है। तो मैंने उस वक्त तो वेदाचार्य जी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था उनकी ये सहानुभूति है मेरे प्रति, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा करके मैं अपने मित्रों के साथ में शायद अच्छा नहीं करूंगा। तो मैंने कहा गुरुदेव कल का कल देखेंगे, और आज आपके इस प्रयत्न के लिए बहुत बहुत आभार। और मैं वापस चला आया रूम। और उस रात मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है मित्रों कि उस रात मैं सो नहीं पाया था, क्योंकि मुझे कुछ चीजों के बारे में शायद अंदाजा था कि क्या होने वाला है, कि किस प्रकार की सजा हम लोगों को मिल सकती है। उसके पहले, क्योंकि आश्रम में जब कभी भी कुछ ऐसा होता था तो एक इसी तरह का बड़ा सिमिलर सा दंड वहां पर मिला करता था। मुझे इस बात की चिंता नहीं थी कि यहाँ पर अधिकारीगण क्या डिसाइड करेंगे हम लोगों के भविष्य के बारे में। मुझे चिंता इस बात की थी कि अब इसके आगे मुझे करना क्या है, क्योंकि शायद ये वो मूवमेंट था, ये वो मोड़ था जिंदगी का जहां मुझे पता चल रहा था, अंदर से आभास हो रहा था कि अब इसके आगे मुझे कुछ और करना है। तो ये कुछ और क्या करना है जिसके लिए शायद मैंने बचपन से सपने संजोए थे, या मेरी परिस्थितियों ने मुझे पुश किया था उस दिशा में जाने के लिए। बहुत सारी बातें थीं जो पिछले कई वर्षों से मेरे दिमाग और जीवन में चल रही थीं। उन सब चीजों ने आकर के उस रात मेरे दिमाग में इतनी जबरदस्त ढंग से उथल पुथल मचा रखी थी कि मैं रात भर सो नहीं पाया। और दूसरे दिन फिर वो मीटिंग हुई सारे अधिकारियों के साथ में। उस मीटिंग का भी नेतृत्व मैंने ही किया, वेदाचार्य जी के समझाने और कहने के बावजूद, क्योंकि ये उनकी सिंपैथी थी मेरे लिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि सारे मित्र मेरे साथ हैं, मेरे भरोसे हैं, अगर मैं उनका साथ छोड़ देता हूं तो ये जीवन में एक बहुत अच्छा पैरामीटर मेरे स्वयं के लिए सिद्ध नहीं होगा। और मेरे अंदर से, मन से भाव नहीं उठा कि मैं अपने मित्रों को अकेला छोड़ दूं इस तरह की समस्या के साथ में। मैं उस मीटिंग में गया और हमारा जो अपना पक्ष था उसको रखा, उनकी तरफ का भी पक्ष रखा गया। उसके बाद में वहां पर प्रायः जो एक निर्णय बहुत पॉपुलर था कि किसी भी तरह की घटना दुर्घटना के बाद में ज्यादातर वहां पर गेट पास मिलता था। गेट पास का मतलब होता था कि अब आप इतने दिन के लिए घर चले जाओ, मीन्स 1 महीने, 15 दिन, 2 महीने, जितना भी जिसका अपराध होता था उसके हिसाब से वहां पर मैक्सिमम दंड की कार्यवाही ही यही होती थी कि आपको घर भेज दिया जाता था, ये बोल करके कि आपकी चेतना शुद्ध नहीं है, आप घर होकर के आइए, फ्रेश होके आइए, नई एनर्जी के साथ में फिर से आश्रम में अपनी पढ़ाई शुरू कीजिएगा। और उस दंड का नाम था गेट पास। तो मुझे अंदाजा हो ही गया था कि यहाँ पर गेट पास तो बनने ही वाला है। तो हम 5 लोगों के लिए 1 महीने का गेट पास बना कि आप 1 महीने के लिए अपने घर चले जाइए। मुझे बहुत अच्छी तरह से स्मरण है कि ये 14 अगस्त का दिन था। तो इस निर्णय के आने के बाद हम सभी लोग आ गए अपने अपने रूम में, और मैंने भी तैयारी कर ली, मेरे मित्रों ने भी तैयारी कर ली, क्योंकि दूसरे दिन था 15 अगस्त। और 15 अगस्त का सेलिब्रेशन हमारे गुरुकुल में बहुत ही अच्छे स्केल में मनाया जाता था। यहाँ तक कि आसपास जो भी महर्षि इंग्लिश स्कूल थे वहाँ के स्टूडेंट और स्टाफ को भी बुलाया जाता था। काफी लोग इकट्ठे होते थे और बहुत बड़ा जो हॉल था वहां पर हमारा कार्यक्रम हुआ करता था। तो 15 अगस्त को ही हमको छोड़ना था। ये हमने निर्णय लिया था कि हम 15 अगस्त को छोड़ेंगे, आजादी वाले दिन। अब उस यंग एज में इसी तरह के सारे दिमाग में विचार आया करते थे। तो हम लोग भी तैयार थे कि कल जाएंगे, लेकिन 4 बजे शाम को बस आती थी, तो मुझे ये था कि 4 बजे निकलेंगे यहाँ से शाम को। और उसके पहले लगभग 9 बजे के आसपास हमारा कार्यक्रम शुरू होना था। तो शुरू में तो मेरा उस कार्यक्रम में भाग लेने का मन नहीं था, लेकिन फिर मेरे मित्रों ने भी मुझे प्रोत्साहित किया कि नहीं चलते हैं। तो लगभग 10 बजे के आसपास हम उस हॉल में पहुंचे। और ये बात मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि बहुत सुखद सी अनुभूति हुई जब हम हॉल में पहुंचे। हम 5 लोग जैसे ही एंटर हुए तो सारे स्टूडेंट्स ने तालियां बजा करके हमारा स्वागत किया। हम लोग कोई वहाँ सेलिब्रिटी नहीं थे, हम भी साधारण स्टूडेंट ही थे वहाँ पर, लेकिन लोगों ने इस तरह से हमारा स्वागत किया। और उस टाइम पर भार्गव जी ही माइक पर थे। वो देख करके इस बात को आश्चर्यचकित हुए, उनको शायद इतनी अपेक्षा नहीं थी। और मैंने सबके हाथ जोड़े और जाकर के शांति रूप से पीछे जाकर के हम लोग बैठ गए। थोड़ी देर में पता नहीं चला मुझे आज तक, किसी ने एक चिट में मेरा नाम लिख करके और वहां आगे फॉरवर्ड कर दिया कि मुझे भी वहां पर स्पीच देनी है। तो मेरा नाम पुकारा गया। हालांकि मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था,
लेकिन अब चूंकि नाम पुकार दिया गया, मुझे लगा कि मेरे साथ के ही किसी ने किया होगा, तो मैंने जाकर के लगभग 15 मिनट की एक औपचारिक सी स्पीच दी और उस स्पीच में भी लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत तालियां बजाई। वो सब कुछ देख करके बहुत फर्क तो नहीं पड़ा मुझे, लेकिन थोड़ा सा एक उत्साह वर्धन हुआ और मुझे लगा कि हाँ, मैं शायद इस आश्रम में जितने दिन भी रहा मैंने कुछ अच्छा किया लोगों के साथ में, इसलिए उसके बदले में मुझे इतना सारा प्यार मिल रहा है। 4 बजे हम लोगों को बस पकड़नी है, ये बात शायद सभी को पता थी, इसलिए जैसे ही हम गेट के पास पहुंचे, वहां पर काफी बड़ा मैदान था गेट के अंदर, लगभग सारे लोग इकट्ठे हुए थे हम लोगों की विदाई के लिए। ज्यादातर लोग रो रहे थे और बहुत ही भावनात्मक विदाई हुई हम लोगों की, रोते हुए चेहरों को देख करके और अपने लिए इतना सारा प्यार देख करके लोगों के मनों में, लोगों के दिलों में बड़ा अच्छा सा लग रहा था और दुख भी हो रहा था लोगों को छोड़ने का। लेकिन जिंदगी इतनी आसान और सरल नहीं है, कई बार बड़ी कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत करना पड़ता है और हमने भी किया। और इस तरह से बस में बैठ करके हम लोग पहुंच गए होशंगाबाद। तो होशंगाबाद शहर में कहाँ जाए, तो हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंचे, क्योंकि रेलवे स्टेशन ही एक ऐसी जगह होती है जहां से फिर डेस्टिनेशन तय होता है कि कहाँ जाना है आगे हमको। तो वहां बैठ करके, चूंकि मैंने आपको बताया कि एक रात पहले मैं सोया नहीं था, और जब मैं सोया नहीं था तो उस पूरी रात में मैंने कुछ निश्चित किया था अपने लिए, इस मोमेंट और इस घटना के बाद कि अब मुझे क्या करना है। ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत गहरे में मैं अपने मन में तय कर चुका था। लगभग 5 मिनट हो चुके थे और स्टेशन में हम सभी लोग बैठे हुए थे, कोई किसी से कुछ बात ही नहीं कर रहा था, सब लोग अपनी अपनी सोच में डूबे थे। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन लोगों के मन में ये विचार रहा होगा कि मैंने कुछ ना कुछ तो सबके लिए तय किया होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सबके भविष्य के बारे में और जीवन के बारे में तय करने का अधिकार नहीं है। मित्र हैं, सबको समान अधिकार है। तो मैंने 5 मिनट तक जब देखा किसी ने अपनी ओर से कोई पहल नहीं की, तो फिर पहल मैंने ही शुरू की और मैंने एक एक करके सबसे पूछना शुरू किया कि अब बताइए, आप लोग 1 महीने के लिए कहाँ चलना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, या आपका अपना कोई व्यक्तिगत प्लान है। तो पहले तो सब लोगों ने कहा कि नहीं, आप डिसाइड कीजिए, आप ही बताइए कि कहाँ जाना है। तो मैंने कहा नहीं, आश्रम के अंदर जब तक थे, गुरुकुल के अंदर जब तक थे, तब तक हमारा जीवन एक तरह का था, सब कुछ एक जैसा था, हमारी दिनचर्या एक थी, पढ़ाई लिखाई सब कुछ एक था। लेकिन अब जो कुछ भी है वो बहुत ही इंडिविजुअल है, बहुत ही व्यक्तिगत है। तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों को आगे बढ़ करके और अपने अधिकारों का और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आप बताइए कि कहाँ चलना है। तो जो हमारे साथ में ब्रह्मचारी जी थे, तो उन्होंने कहा मथुरा वृंदावन चलते हैं, मैं वहां पर जानता हूं कई लोगों को और वहां कुछ आश्रम वगैरह भी हैं, और मन में जो इस प्रकार की कुछ भावनाएं आई हैं, कलुषित भावनाएं, वो सब भी शांत होंगी और भगवान के दर्शन होंगे और अच्छा सा समय गुजरेगा। हमारे साथ में एक वैदिक जी थे, वैदिक जी ने हम लोगों को सलाह दी कि हम लोग काशी चलते हैं। बोले मैंने काशी में कई लोगों को जानता हूँ, काफी मेरे मित्र हैं और वहां पर रुकने की भी व्यवस्था हो जाएगी और हम लोगों को काशी चलना चाहिए, और बाद में अगर ठीक लगेगा तो वहां से फिर वृंदावन होते हुए वापस 1 महीने में आ जाएंगे। फिर मैंने धनंजय से पूछा, तो धनंजय ने कहा कि नहीं, जैसा तुम कहो, वैसे तो घर भी चल सकते हैं। ये धनंजय ने एक लाइन जोड़ी कि जैसा तुम कहो वैसे तो घर भी चल सकते हैं। फिर मैंने भीमसेन से पूछा, तो भीमसेन जी ने तो एकदम से हाथ खड़े कर लिए, बोले देखिए ऐसा है, इस संकट में मुझे मत डालिए, क्योंकि मुझे तो वहीं जाना है जहां आप जाएंगे, तो इसलिए ये सवाल प्लीज आप मुझसे मत पूछिएगा। तो भीमसेन का आग्रह देख करके मुझे लगा कि नहीं ठीक है, भीमसेन के बारे में मैं थोड़ा सा रिस्क ले लूंगा। सबसे लास्ट में आया मेरा नंबर, तो मेरे मित्रों ने मुझसे पूछा कि आप भी तो बताइए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं मुंबई जाना चाहता हूँ। और जैसे ही मेरे दोस्तों ने सुना कि मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, सभी लोग शॉक्ड हो गए और उन्होंने पूछा कि मुंबई क्यों? अरे अभी इतने अच्छे वातावरण से आ रहे हैं, धार्मिक वातावरण से आ रहे हैं, गुरुकुल से आ रहे हैं, और मुंबई जैसे आधुनिक शहर में जाने की जरूरत क्या, और वो भी जस्ट 1 महीने के लिए। तो उनको लगा कि मैं घूमने टहलने की बात सोच रहा हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं देखो, ऐसा है, मैं मुंबई घूमने के लिए नहीं जाना चाहता, बल्कि मैं इसलिए मुंबई जाना चाहता हूँ कि अब मुझे अपने भविष्य की तलाश करनी चाहिए। तो मुझे लगता है मुंबई मेरे लिए बेहतर कर्म भूमि होगी। जो पढ़ा लिखा जा सकता था वो इस गुरुकुल में या यूनिवर्सिटी वगैरह में तुमने पढ़ाई कर ली, लेकिन अब वक्त है कि अपने भविष्य की तलाश करूं, क्योंकि जीवन गुरुकुल में तो पूरा गुजरेगा नहीं, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं तो निकल करके जाना चाहिए। तो हमारे पास 1 महीने का टाइम है, तो इस 1 महीने में मैं भविष्य की तलाश करना चाहता हूँ। तो मथुरा, वृंदावन, काशी, यहाँ तो मैं कभी भी जा सकता हूँ, और बाद में देखिए मैं कई बार इन जगहों में दर्शन करके आ भी चुका हूँ। लेकिन उस वक्त मैंने कहा कि इस वक्त अभी मुझे काशी, वृंदावन जाना ठीक नहीं लग रहा है, अभी मुझे मुंबई जाना चाहिए, क्योंकि मुझे कर्मभूमि की तलाश है, और कर्मभूमि के लिए मुझे आज की तारीख में मुंबई ही बेहतर लग रहा है।
तो लोगों ने कहा अच्छा ठीक है, अगर आपने डिसाइड किया है तो हम भी साथ चलते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपकी जिम्मेदारी होगी। तो मैंने कहा मैंने आपसे ये कब कहा कि मैंने आप लोगों के लिए डिसाइड किया है? मैंने अपने लिए डिसाइड किया और इसीलिए सबसे पहले मैंने आप लोगों से आपके विषय में और आपकी क्या इच्छा है वो जाना है। तो मैं एकदम आपको नहीं अपने साथ ले चल सकता हूं। हाँ, मैं रोकूंगा नहीं। अगर आप साथ आना चाहते हैं तो आपके साथ मैं केवल एक प्रॉमिस करूंगा, वो ये कि मुंबई चल करके अगर मैं एक रोटी की व्यवस्था जुटा पाया तो उसमें से 5 टुकड़े करके 1 टुकड़ा ही अपने हिस्से का लूंगा, बाकी 4 आप लोगों को दूंगा। लेकिन वहां अगर किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ होती है, कोई कष्ट होता है, कोई चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को लेकर के आप मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये आपका निर्णय है। यहां से आप मथुरा, वृंदावन, काशी, घर जहां भी जाना चाहते हैं जा सकते हैं। मुंबई मेरा डेस्टिनेशन है, मेरे लिए है। हाँ, क्योंकि मुंबई शहर तो मेरा नहीं है, इसलिए आप चल सकते हैं। मुझे अच्छा भी लगेगा अगर आप मेरे साथ चलेंगे, लेकिन मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है मुंबई के विषय में। और तब तक मुंबई के बारे में जो हमने सुना हुआ था उससे बड़ा डर लगता था मुंबई के विषय में। तो मैंने कहा कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं 5 लोगों की जिम्मेदारी उठा सकता हूं। तो अगर चलना चाहते हैं तो चलें, आप अपना निर्णय लें। और अगर आप चलना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, या नहीं चलना चाहते हैं तो आप अपनी अपनी दिशाओं में जाइए। 1 महीने के बाद में फिर से हम लोग आश्रम आएंगे और हम लोग फिर से साथ में अपने अपने जीवन को शुरू करेंगे जैसा कि पहले था। और इस डिस्कशन के बाद में ये तय हुआ कि ब्रह्मचारी जी और वैदिक जी ये काशी और वृंदावन दोनों जगह दोनों लोग साथ में जाएंगे, और धनंजय पांडे और कामाख्या ये अपने घर जाएंगे, और भीमसेन मेरे साथ में जाएंगे मुंबई। उस टाइम पर डायरेक्ट होशंगाबाद से मुंबई के लिए कोई ट्रेन नहीं थी, तो हमको जाना पड़ा इटारसी। हम इटारसी पहुंच गए। इटारसी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो मुंबई के लिए हमने पता किया, तो पता चला कि काशी एक्सप्रेस एक चला करती थी उस टाइम पर, अब पता नहीं चलती है कि नहीं चलती। वो 24 घंटे लेट है, तो घंटे 1.5 घंटे में आने वाली है। तो हमने उसका टिकट लिया। मुझे याद है 125 रुपए की तब टिकट मिली थी। तो वो टिकट लेकर के और हम उस ट्रेन के अंदर गए। ट्रेन के अंदर जाकर के मैंने टीसी से बात की, तो उसने कुछ 20 से 25 रुपए लिए थे पर सीट, और उसने हमको बर्थ अलॉट कर दी। तो ऊपर की बर्थ में भीमसेन गए और आराम से सोने लग गए। तो मैंने भीमसेन से पूछा, मुंबई चल रहे हैं, डर नहीं लग रहा? बोले नहीं नहीं, आप हैं साथ में तो मुझे क्या डरना। तो जब भीमसेन ने इस तरह से रिप्लाई किया तो मुझे याद है मुझे थोड़ा सा डर लगा था, क्योंकि भीमसेन तो पूरी तरह से मेरे ऊपर निर्भर थे। वो तो सोचने तक के लिए तैयार नहीं थे कि क्या होने वाला है। भीमसेन ऊपर की बर्थ में सो गए थे और मैं नीचे की बर्थ में बैठा हुआ था। मैं भी सो सकता था, मेरी भी स्लीपिंग बर्थ थी। लेकिन उस रात फिर मुझे नींद नहीं आई। मैं पूरी रात अपनी सीट पर बैठा रहा और सोचता रहा भविष्य के लिए कि मुझे क्या करना है। मैं इन सारी चीजों को सोच रहा था और सोचते सोचते पूरी रात गुजर गई। बहुत बाद में मैंने एक बात पढ़ी थी कि अब्दुल कलाम साहब ने बात कही थी कि सपने वही साकार होते हैं जिन सपनों को देखने की वजह से नींद ना आए। वो सपने साकार नहीं होते जो नींद में आते हैं। तो सचमुच उस रात उस ट्रेन में मैंने अपनी खुली आंखों से सपने देखे थे, भविष्य के सपने देखे थे। उन सपनों में बहुत ज्यादा डर था, क्योंकि इमेच्योर था मैं। ना तो शहर के बारे में कुछ जानता था और ना ही जिंदगी के बारे में बहुत कुछ पता था, और एक अंधकार में भविष्य की ओर बढ़ रहा था। तो डर लगना तो स्वाभाविक था। सपनों का बोझ इतना ज्यादा था मेरे कंधों पर। कई बार मैंने अपने आप को महसूस किया कि मैं कमजोर पड़ रहा हूं। और जब भुसावल आया तो भीमसेन की नींद टूटी और भीमसेन नीचे उतरे और मुझे देखा उन्होंने कि मैं बहुत टेंशन में हूं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ पांडे जी। मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही सोच रहा हूं। तो भीमसेन जी ने कहा कि इतना क्यों टेंशन लेते हैं? अरे नहीं, कुछ ठीक होगा तो हम लोग लौट आएंगे। तो मैंने भीमसेन की ओर देखा और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मैंने उनके चेहरे की ओर देखते हुए कहा था कि भीमसेन, मैं मुंबई से कभी नहीं लौटूंगा। अगर वक्त ने मुझे वहां मजबूर किया तो मैं बूट पॉलिश करूंगा, लेकिन मैं मुंबई से लौटूंगा नहीं खाली हाथ। मैं कुछ करके लौटूंगा। खैर, भीमसेन जी भुसावल रेलवे स्टेशन में उतरे, बाहर गए, ऐसे घूमने के लिए उतरे थे। और जब लौट करके आए तो उनके हाथ में 1 दर्जन केले थे। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा केले क्यों ले आए? बोले बहुत सस्ते केले थे, भुसावल है पांडे जी।
तो मैंने कहा कि लेकिन भीमसेन तुमको केले खाने से तकलीफ हो जाती है। भीमसेन का पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी कि अगर वो 1-2 केले खा लें तो ठीक, अगर ज़्यादा केले खा लेते थे तो उनको मोशंस शुरू हो जाते थे। वैसे ही हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर पता नहीं है कि कल को क्या होने वाला है और अगर आपकी तबीयत खराब हो गई। लेकिन भीमसेन खाने पीने के मामले में थोड़ा सा कमज़ोर आदमी थे, वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे। अरे बोले कुछ नहीं होगा पांडे जी, और वो हंसते हंसते। भीमसेन के चेहरे की एक चीज़ मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, वो बड़ी भोली भाली सी मुस्कुराहट। भीमसेन हंसते बहुत अच्छा थे। महर्षि आश्रम के बाद में कभी भीमसेन से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन मैं भीमसेन की वो मुस्कुराहट कभी भूल नहीं सकता। बड़ा निर्मल भाव से हंसा करते थे। बोले पांडे जी कुछ नहीं होगा, और भीमसेन ने वो सारे केले खा लिए। बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पांडवों के बीच में सचमुच भीमसेन खाते पीते थे, इसीलिए तो मैंने उनका नाम भी भीमसेन रखा था। खा लिए भैया, और एक 3-4 घंटे के बाद में उनका पेट खराब हो गया, लूज मोशन शुरू हो गए, तो बड़ी परेशानी हुई। तो इसी तरह से सोचते विचार करते हुए किसी प्रकार से रात कट गई और पहुंच गए हम अपने सपनों के शहर मुंबई। जी हाँ, हजारों लाखों लोगों की तरह मेरे भी सपनों का शहर था मुंबई। और पहुंच करके लोकल ट्रेन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हम खड़े थे, मैं और भीमसेन। भीमसेन के हाथ में सारे बैग्स थे, एक बैग केवल मेरे हाथ में था। जब मैं मुंबई पहुंचा था तब मेरा लगभग 50-52 किलो वजन था, मैं बहुत दुबला पतला हुआ करता था। भीमसेन काफी तंदुरुस्त व्यक्ति थे। मैंने उस उम्र में कैसा निर्णय लिया, क्या सही किया क्या गलत किया, आप बताइएगा बाद में मुझे कमेंट करके। लोकल ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर हम खड़े हुए थे और लगभग 20 मिनट हो चुके थे। बारिश का मौसम था, 16 अगस्त की बात है ये। मेरे हाथ में एक डायरी थी, एक तरफ भीमसेन 4 बैग लिए हुए खड़े थे, एक मैं बैग टांगे हुए था, और उस डायरी और सामने फोन बूथ था, टेलीफोन बूथ, वो देख रहा था मैं। और उस डायरी में एक नंबर था मेरे कजिन का, मेरे रियल कजिन, जो कि भारतीय नौसेना में है, इंडियन नेवी में, और वो उस वक्त मुंबई में ही पोस्टेड थे। तो बहुत बार मन किया कि मैं इनको एक बार फोन कर लूं, और एक बार फोन कर लेने से कम 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन महीने 2 महीने जितना भी होगा उनके यहाँ रह करके और इस शहर को समझ लूंगा, मुश्किलें थोड़ी आसान हो जाएंगी और शायद जिंदगी जीना थोड़ा सा सरल हो जाएगा। पर दूसरा मन ये कह रहा था कि एक बार अगर इस तरह से सहारा लेने की आदत पड़ जाएगी तो आगे आने वाली चुनौतियों को कैसे फेस करोगे शक्ति पांडे, क्योंकि सपने अगर बड़े हों तो चुनौतियां भी बड़ी होती हैं, और बड़ी चुनौती के लिए सहारा लेना अच्छी बात नहीं है। तो ये उधेड़ बुन मन में कहीं ना कहीं बहुत गहरे में चल रही थी। करीबन 20 मिनट हो गए, बार बार रह रह करके मन करता कि मैं फोन कर लूं, और एक फोन करता और मैं अपने कंफर्ट जोन पे चला जाता, शायद आसान हो जाता। और मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है मेरे दूर के कजिन नहीं है, मेरे सगे कजिन है, हमने बचपन साथ में गुजारा है, साथ में उठे बैठे खेले कूदे बड़े हुए, तो कोई शर्म संकोच वाली बात नहीं थी। बस मेरे अंदर का अंतर्द्वंद्व था कि मैं एक कंफर्ट जोन में जाऊं या चैलेंजेस को एक्सेप्ट करूं। तो बाद में जब 20 मिनट तक मैं कुछ तय नहीं कर पाया तो अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि तुम्हें मुंबई लेकर के कौन आया है। तो अंदर से ही जवाब आया कि भगवान लेकर के आए। मैं देखिए आस्थावान व्यक्ति हूं, मैं भगवान पर भरोसा करता हूं, विश्वास करता हूं, हमेशा से करता रहा हूं। मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी है, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरा परिवार, सब लोग मुझे हमेशा से बचपन से इस बात को सिखाते रहे हैं कि ईश्वर की सृष्टि है और ईश्वर की उपस्थिति है। अगर कभी कोई जरूरत पड़े और ईश्वर को स्मरण करें तो ईश्वर किसी न किसी स्वरूप में आकर के आपकी मदद करते हैं। और जैसे ही ये ख्याल आया तो अंदर से जो मुझे कमजोर कर रहा था विचार कि मुझे फोन कर लेना चाहिए, मैंने उस विचार को त्याग दिया और एक बहुत सख्त निर्णय लिया। मुझे लगता है ऐसी परिस्थितियों में कम ही लोग इस तरह के निर्णय लेते होंगे, लेकिन मैंने लिया। मैंने अपनी डायरी से उस पेज को फाड़ा और उसके इतने छोटे छोटे टुकड़े किए कि दोबारा अगर मन करे भी तो मैं उसे जोड़ करके उस नंबर को पढ़ न सकूं। और जाकर के बारिश हो रही थी, 16 अगस्त की बात है, और उस ट्रैक पर मैंने फेंक दिया। और जैसे ही मैंने उस नंबर को फेंका और डायरी को उठा करके पॉकेट में फिर से रखा, मन के अंदर एक हल्कापन महसूस हुआ। अब 2 रास्ते नहीं थे, अब सिर्फ एक रास्ता था कि अब मुझे ही खोजना है, मैं और मेरा भगवान, अब मुझे ही तय करना है आगे का सफर। और 5 मिनट बीते होंगे कि उसके बाद सामने एक व्यक्ति खड़े थे, मराठी व्यक्ति थे, 50 से 55 साल की उनकी उम्र थी। मैं उनके पास गया और उनसे सीधे और सपाट शब्दों में मैंने अपने विषय में बताया। मैंने अपना पहले परिचय दिया, इस प्रकार से मेरी एजुकेशन है और मैं मुंबई में पहली बार आया हूं, मेरे साथ में मेरे मित्र भी हैं। आप क्या मुझे कुछ दिशा निर्देश कर सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए इस शहर में? मुझे लगा ये इस शहर के व्यक्ति हैं, बासिंदे हैं, शायद ये मुझे कुछ गाइड कर सकें। तो उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराए
और बोले आपको मुंबई नहीं आना चाहिए था, यहाँ बहुत स्ट्रगल है। अब जब आप आ ही गए हैं मुंबई तो ज़्यादा तो कुछ मैं आपके लिए नहीं कर सकता, मैं बस एक स्थान का आपको पता बताता हूँ, आप वहाँ चले जाइए जो कि गोरेगांव में है, और देखिए अगर शायद वहाँ कोई बात बन जाए, मुझे पता नहीं है, मैं निश्चित नहीं हूँ कि वहाँ आपका कोई काम बनेगा, लेकिन आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। मैंने उनसे पूछा पता, तो उन्होंने बताया, एग्जैक्ट पता उन्हें भी नहीं मालूम था, लेकिन गोरेगांव स्टेशन से उतर के वेस्ट जाना है, ऐसा मैंने पूरा डायरी में नोट डाउन कर लिया। तो दूसरे प्लेटफॉर्म में जाकर के हमने गोरेगांव जाने के लिए टिकट खरीद लिया, और वहां खड़े हुए एक सज्जन व्यक्ति से हमने पूछा कि ये जो ट्रेन आ रही है गोरेगांव जाएगी कि नहीं जाएगी, तो उन्होंने बताया कि ये ट्रेन जाएगी, लेकिन आप इस ट्रेन में जल्दी से चढ़ जाना, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन ज्यादा देर नहीं रुकती है, कुछ सेकंड रुकती है, तो आप जल्दी से चढ़ जाइएगा। मैंने कहा ठीक है। तो जैसे ही ट्रेन आई, हम और भीमसेन एकदम तैयार खड़े थे और ट्रेन के अंदर चले गए। लेकिन अंदर जैसे ही गए तो अंदर से आवाजें आने लगी, लेडीज लेडीज लेडीज। तो भीमसेन जी को तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि शायद ये लेडीज कंपार्टमेंट है और इसमें हमें नहीं चढ़ना चाहिए। तो मैंने भीमसेन से कहा कि उतरो भीमसेन, हम लोग गलत कंपार्टमेंट में आ गए हैं, हमें उतरना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, और ये कह करके मैं पलटा और मैं उतर गया, और तब तक ट्रेन चल पड़ी थी, लेकिन मेरा किसी तरह से बैलेंस बन गया। और भीमसेन जब तक जंप करते तब तक ट्रेन ने थोड़ी सी स्पीड और पकड़ ली थी, और भीमसेन वो पूरे सामान के साथ, चारों बैग के साथ में प्लेटफॉर्म में गिरे, और प्लेटफॉर्म में थोड़ा पानी भरा हुआ था, तो उन्होंने पहन रखी थी जीन्स और सफेद रंग का कुर्ता, तो उनका पूरा कुर्ता काला काला हो गया। और भीमसेन जैसे ही पीछे मुड़ करके मैंने देखा और मैंने कहा क्या हुआ भीमसेन, तो भीमसेन एकदम चारों बैग लेके एकदम फौजियों की तरह खड़े हुए, कुछ नहीं पानी, चलिए चलिए। मैंने कहा नहीं, आइए साइड में ले जाकर के मैंने भीमसेन के कपड़े वगैरह बदलवाए, और फिर दूसरी ट्रेन आई और आराम से उसमें चढ़ करके हम गोरेगांव पहुंचे। गोरेगांव पहुंच करके जिस जगह हमें जाना था उस जगह तक हम पहुंचे। वहां जाकर के मैंने बात की, तो उन्होंने बताया कि यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है और यहाँ आपकी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने एक और एड्रेस हमको दिया जो कि मालाड ईस्ट में था। स्टेशन से लगभग मुझे लगता है 4-5 किलोमीटर से तो कम नहीं होगा। तो और वो एक पहाड़ी के ऊपर जाकर के बड़ा अच्छा सुंदर सा आश्रम ही था वो भी। तो वहाँ का उन्होंने बताया, सारा डायरेक्शन उन्होंने बता दिया। तो हम गए, मालाड उतरे, और मालाड उतर करके पहली बार जिंदगी में इतनी सारी भीड़ देख रहे थे रेलवे स्टेशन के आसपास, और रेलवे स्टेशन ट्रेन में इतनी भीड़। लेकिन मन में और सारे विचार नहीं आ रहे थे, क्योंकि बस एक ही टारगेट था कि अब शाम हो रही है और मुझे कहीं ना कहीं शाम तक रुकने की व्यवस्था कर लेनी है। यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों के साथ में और शेयर करना चाहता हूँ कि जब हम निकले थे गुरुकुल से, तो उस वक्त मेरे पास भी लगभग 4,500 रुपए थे, और इतने ही पैसे भीमसेन के पास में भी थे। तो ऐसा नहीं था कि हमारे पास अगर हम कहीं नहीं रुक पाए, रात में अगर कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, तो हम कहीं होटल में नहीं रुक सकते थे, या कहीं किसी सस्ती जगह में नहीं अफोर्ड कर सकते थे। पैसे इतने थे कि ये लगभग 92-93 की बात है कि हम आराम से 10-5 दिन पैसे खर्च करके भी रुक सकते थे। लेकिन मेरा उद्देश्य क्योंकि घूमने का नहीं, भविष्य की तलाश करने का था, तो मुझे लग रहा था कि जितना हो सके उतनी जल्दी से जल्दी मैं अपनी व्यवस्था करूं, परमानेंट वाली व्यवस्था करनी थी मुझे। तो पहले प्रयास में उसी दिशा में कर रहा था। तो मालाड स्टेशन उतर करके और हम वहां से आगे बढ़े, क्योंकि बस वगैरह का हमें अंदाजा नहीं था, कहाँ उतरना है, कहाँ जाना है, रिक्शे वगैरह के विषय में कुछ जानकारी थी नहीं। तो हम वहां से पूछते पूछते उस एड्रेस के अनुसार पैदल ही चल दिए। तो इतना सारा सामान वगैरह ले करके हम लोग वागेश्वरी उदासीन आश्रम मालाड ईस्ट में है, वो काफी पहाड़ी के ऊपर जंगल में पड़ता है, बहुत बड़ा आश्रम है, अभी भी है वो आश्रम, और बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत, बहुत शांत। मुंबई जैसे शहर में ऐसा लगता है कि आप कहीं किसी तपस्थली में आ गए हों, इतनी खूबसूरत जगह है। वहां पहुंचे तब तक थोड़ी सी शाम हो गई थी, और वहां महंत जी बैठे हुए थे अपने गद्दी पे, और वहां और काफी लोग भी बैठे हुए थे। मैंने जाकर के महंत जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करते एक सांस में अपना पूरा परिचय दे करके वहां आने का उद्देश्य बता दिया। मुझे लगा कि संकोच करके बैठ करके एकांत मिलेगा, टाइम मिलेगा तब बात करूंगा, इतना समय है नहीं मेरे पास में, तो भाई चलो, और जो भी अपनी समस्या है या जो भी अपने को उनसे कन्वर्सेशन करनी है, उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी हाँ या ना में मुझे जवाब मिल जाएगा, उतना जल्दी मैं आगे की व्यवस्था के विषय में सोच पाऊंगा। तो ये सोच करके मैंने सारी बातें बताई। तो हल्की सी स्माइल दिया महंत जी ने, और बोले नहीं, यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोलते बोलते उन्होंने बगल में उनके एक घंटी रखी हुई थी, उसको बजाया, तो अंदर से एक लड़का आया, बोले इनके लिए कॉफी लेके आओ। तो कॉफी लेकर के आ गए वो, हम दोनों लोगों ने कॉफी पिया, और मैंने उनको प्रणाम किया और मैंने कहा धन्यवाद महाराज, और आज्ञा दीजिए, अब हम चलते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ जाओगे। मैंने कहा अभी पता नहीं है कहाँ जाएंगे, कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा, क्योंकि अब शाम हो रही है, तो इस तरह से तो नहीं घूम सकते हैं रात में। तो बोले मैंने कहा क्या कि अभी चले जाओ। तो मैंने कहा लेकिन महाराज जाना तो पड़ेगा। बोले नहीं रुको, और उन्होंने घंटी बजाई, और वही लड़का फिर से आया, बोले इनको 1 नंबर रूम जाकर के खोल दो और आप लोग जाइए आराम कीजिए। तो मित्रों, ये होता है अगर आपका ईश्वर पर भरोसा है। केवल यही एक घटना नहीं है,
इस तरह की कई और घटनाएं मेरे जीवन में घटी हैं जिनकी वजह से मेरा ईश्वर पर विश्वास और बढ़ गया है। उस लड़के ने जाकर के रूम का दरवाजा खोला तो अंदर हम गए। फर्स्ट क्लास बेड लगा हुआ था, अटैच टॉयलेट बाथरूम था, एयर कंडीशन लगा हुआ था। मतलब मैं कहूँ अगर कि किसी अच्छे से होटल से कम वो रूम नहीं था तो अति संयोक्ति नहीं होगी। हम लोग गए और नहाए धोए फ्रेश हुए, और चूंकि 3-4 दिन से लगभग सो नहीं पा रहा था, स्पेशली मैं तो एकदम नहीं सो पा रहा था, तो फ्रेश सो करके और सो गए हम। तो 9 बजे के आसपास किसी ने आकर के दरवाज़ा नॉक किया। तो दरवाज़ा खोल करके हमने देखा कि वही लड़का खड़ा हुआ था सामने जिस लड़के ने इस रूम तक हमको आके छोड़ा था। तो उसने कहा महंत जी ने कहा है कि आप लोग भोजन कर लीजिए चल करके। तो मैंने कहा चलिए हम आते हैं। हम लोग गए और भोजनालय में भोजन किया, और अभी भी नींद तो पूरी नहीं हुई थी। मन में बड़े उद्विग्न से विचार थे, थोड़ी सी खुशी भी थी कि भगवान ने अभी तो मदद कर दी, लेकिन कल के लिए भी मुझे पता नहीं था कि क्या होने वाला है। तनाव तो मन में थोड़ा बहुत था ही, लेकिन थके हुए भी बहुत थे, इसलिए जाकर के हम फिर से सो गए। हम लोग सुबह 4 बजे उठे और हम लोगों को अपने दिनचर्या की आदत पड़ी हुई थी। सुबह 4 बजे स्नान वगैरह करके लगभग 5 बजे गए और हमने मंदिर के सामने बैठ करके, बहुत अच्छा सा चबूतरा था, वहाँ पर अपनी संध्या की, मेडिटेशन किया, और ये सब कुछ करते करते लगभग 7 बज गए। तो हम जब ये सब कुछ कर रहे थे तो महंत जी और दूसरे संत जो लोग वहाँ पर थे सब लोग देख रहे थे। आकर के अपने रूम में हमने अपना सब कुछ फिर से पैक किया, बैग पैक किया, ताला लगाया, और लगभग 8 बजे के आसपास महंत जी के पास जाकर के हमने प्रणाम किया और हमने कहा महाराज बहुत बहुत हृदयपूर्वक आपको आभार और धन्यवाद, आपने हमें रात्रि में विश्राम करने का आश्रय दिया। कि हम वहाँ से चलने लगे तो महंत जी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा अभी तो पता नहीं है कहाँ जाएंगे गुरुदेव। तो उन्होंने पूछा कि क्या मैंने कहा है कि चले जाओ अभी? मैंने कहा आपने कहा तो नहीं है, लेकिन हमको जाना तो पड़ेगा। तो बोले नहीं ऐसा नहीं है, आराम से रुको, जब तक अपनी व्यवस्था नहीं कर लेते हैं आप लोग तब तक आप यहीं रहिए, और सुबह निकलिए, शाम को आ जाइए, और जब व्यवस्था हो जाए तो जाइएगा। और जब तक नहीं हो जाती 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, जितने दिन भी आपको रुकना है आप रुक सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जाकर के जलपान कर लीजिए भोजनालय में निकलने से पहले। तो मैंने उनको प्रणाम किया और आकर के अपने कमरे में फिर से सामान रखा और चाबी अपने पास रखी, और मैं वही मन में सोच रहा था कि देखिए ईश्वर कितने दयालु हैं। अगर आप उन पे भरोसा करके आगे बढ़ते हैं तो निःशुल्क, बगैर पैसे खर्च किए हुए इतनी अच्छी व्यवस्था, जहाँ खाना भी, रहना भी, सब कुछ फ्री। और जब हम भोजनालय में जलपान कर रहे थे तो वहां पर एक बुजुर्ग संत थे, उनका नाम था प्रयागदास जी। अब उनकी देह शांत हो चुकी है। तो बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उनको महंत जी से पता चला है कि कल शाम को हम किस प्रकार से आए, और आज सुबह उन्होंने बताया महंत जी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे आप लोगों की। तो जब हम जलपान करके चलने लगे तो प्रयागदास बाबा जी को मैंने प्रणाम किया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ जाएंगे आप? तो मैंने कहा अभी पता नहीं है कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने कहा आप वैसे तो पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन अगर मेरी बात माने तो मैं आपको एक सलाह दूं। मैंने कहा जी जरूर दीजिए। तो उन्होंने कहा एक काम करिए, ये शहर माया नगरी है, अर्थात माता लक्ष्मी जी का शहर है। लोग यहाँ धन कमाने आते हैं, और वैसे भी इस शहर का जो बहुत फेमस टेम्पल है वो महालक्ष्मी टेम्पल है। अगर आपसे हो सके तो एक काम कीजिए, आप अपने जीवन की शुरुआत महालक्ष्मी टेम्पल से कीजिए। वहाँ जाइए, माता जी के दर्शन कीजिए, देखिएगा वहाँ से कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा आपके जीवन के लिए। तो जब ये बात कह रहे थे वो, तो मैं उनकी इस बात को बहुत गंभीरतापूर्वक ले रहा था, और मुझे यूं फील हो रहा था कि शायद भगवान ही इनके माध्यम से मुझे कोई मैसेज दे रहे हैं कि अब मुझे कहाँ जाना चाहिए और अब मुझे क्या करना चाहिए। जैसे डायरी से वो पन्ना फाड़ने के लिए भगवान ने ही मुझे प्रेरित किया था, तो मैंने डायरी का पन्ना फाड़ा, और उस व्यक्ति की शक्ल में वहां पर ईश्वर ही स्वयं खड़े हुए थे, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, जिसकी वजह से मैं इस आश्रम तक पहुंच पाया। और मुझे लगा कि अब यहाँ से भगवान ही इनके माध्यम से मुझे महालक्ष्मी टेम्पल तक ले जाना चाहते हैं, और वहां से ही कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। बड़ा विश्वास था, 100% भरोसा था मुझे उनकी बात पर। प्रयागदास जी को प्रणाम करके जब हम आश्रम से निकले तो रास्ते में एक डॉक्टर का क्लिनिक दिखाई दिया, क्योंकि भीमसेन जी को लूज मोशंस लग गए थे। तो वहां जाकर के उनको दवा दिलाई और पैदल ही मालाड स्टेशन तक आए। मालाड स्टेशन से लोगों से पूछ करके महालक्ष्मी स्टेशन तक का हमने फिर से टिकट लिया और लोकल ट्रेन पकड़ी और महालक्ष्मी स्टेशन उतरे। और महालक्ष्मी स्टेशन उतर करके फिर यहाँ से लेकर के और टेम्पल तक हम पैदल ही गए, क्योंकि 2 चीजें थी। वहाँ हम टैक्सी से भी जा सकते थे, लेकिन था कि कॉस्ट कटिंग करनी है, पैसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सेव करें, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा मित्र पैसा ही है। और वैसे भी अगर आप कहीं प्रदेश में हैं तो पैसे ही आपके लिए ज़्यादा सहयोगी सिद्ध होते हैं। और उस उम्र में इतना पैदल चलना भी बहुत कठिन नहीं लगता था। हम महालक्ष्मी स्टेशन से चल करके और महालक्ष्मी टेम्पल तक पहुँचे। महालक्ष्मी टेम्पल पहुँचने के बाद हमारे साथ बहुत ही अद्भुत घटना घटी। और क्या थी वो अद्भुत घटना और किस प्रकार से शुरू कर पाया मैं मुंबई शहर में अपना जीवन, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा।
इसके आगे का वीडियो माई लाइफ शब्दों में भाग 16। इसी तरह से देखते रहिए हमारे वीडियोस को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और मिलता हूं फिर से आपको मैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।